हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ऑडियो वीडियो ठीक है? यस, एकदम ऑडियो वीडियो ठीक है। आइए, लेक्चर नंबर 3, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। बहुत सारा पोर्शन बेटा हम कर चुके थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का। सबसे पहले हमने प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर मेंशन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है, थोड़ा सा इधर हो जाता है, हाँ, प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका एनुअल रिटर्न में नाम एज अ प्रोस्पेक्टस मेंशन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल होता है, या वो पर्सन होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी बातें सुनते हैं, अकस्टम टू एक्ट होते हैं, उस पर्सन को हम प्रमोटर कहते हैं। सेक्शन 3 आपको बेसिक कंडीशन बताता है कंपनी को फॉर्मेशन करने की। अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर एक प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, और अगर एक 1 पर्सन कंपनी बनाते हो तो 1 पर्सन चाहिए होता है। मिनिमम और मैक्सिमम 1 पर्सन कंपनी में 1 ही पर्सन चाहिए होता है। हो सकता है आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाएं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाएं, या एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाएं। फिर 1 पर्सन कंपनी के बारे में हमने जाना। 1 पर्सन कंपनी में बेटा नॉमिनी क्लॉज, 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी क्लॉज लिखा होता है, जिसमें उस पर्सन का नाम लिखा होता है जो ओरिजिनल मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में नया मेंबर बन जाएगा। लेकिन नॉमिनी बनाने से पहले उसकी रिटर्न प्रायर कंसेंट लेनी होती है। अगर हम कभी भी नॉमिनी को चेंज करेंगे तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन नहीं माना जाता है। अगर नॉमिनी अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना चाहता है, विड्रॉ कर सकता है, और अगर मेंबर नॉमिनी चेंज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसके लिए उसे ओपीसी को नोटिस देना पड़ेगा। मेंबर ओपीसी को नोटिस देगा, ओपीसी आरओसी को नोटिस देगी, और हमारा नॉमिनी चेंज हो जाएगा। एक पर्सन 2 ओपीसी में एक साथ मेंबर नहीं बन सकता, एक पर्सन 2 ओपीसी में एक साथ नॉमिनी नहीं बन सकता, लेकिन एक पर्सन 1 ओपीसी में मेंबर और 1 ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। लेकिन अगर वो इस वजह से 2 ओपीसी में मेंबर बन जाता है तो 180 डेज के अंदर उसे क्या करना होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा। माइनर ना ही ओपीसी में मेंबर, ना ही ओपीसी में नॉमिनी, और ना ही ओपीसी में बेनिफिशियरी बन सकता है। ओपीसी नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। ओपीसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। ओपीसी जो है सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन ओपीसी अदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा मिनिमम लिमिट से मेंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में कंपनी को 6 महीने का टाइम मिलता है नए मेंबर्स ढूंढने के लिए। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक हमने लिमिट को टच नहीं करा है, पब्लिक कंपनी के केस में 7 और प्राइवेट कंपनी के केस में 2, तो उस केस में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के बाद कंपनी करेगी उसके लिए वो सारे मेंबर्स जो अवेयर थे इस बात के लिए, वो सारे के सारे पर्सन क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे। वो सारे के सारे पर्सन लायबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में आपको सेक्शन 7 में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमें सबमिट करने पड़ते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ। जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है, उसकी बात यहां सेक्शन 7 में दी गई है। जब एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देते हो तो आरओसी आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देती है और इशू कर देती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मेंशन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज CIN, जो कि 21 कैरेक्टर्स का होता है, अल्फा न्यूमरिक होता है, जिसका हमने डिकोडिंग लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद कंपनी अगर आपने गलत तरीके से बनाई है, गलत इंफॉर्मेशन देकर, गलत डॉक्यूमेंट देकर बनाई है, तो सेक्शन 447 लग जाता है। प्लस एनसीएलटी के पास पावर होती है कि वो ऐसी कंपनी के साथ कुछ स्टेप्स ले सकती है, जैसे कि मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकती है, कंपनी की रेगुलेशंस को चेंज कर सकती है, एमओए को चेंज कर सकते हैं, एओए को चेंज कर सकते हैं, कंपनी को वाइंडिंग अप में डाला जा सकता है, कंपनी को डिसोल्यूशन में डाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेक्शन नंबर 8, चैरिटेबल कंपनीज। चैरिटेबल कंपनीज वो कंपनीज होती है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाता है सेक्शन 8 कंपनी बनने का, और इसीलिए हम इन्हें लाइसेंस कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनी बेटा कोई भी प्रॉफिट अगर कमाती है तो सिर्फ अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकती है। डिविडेंड
कंपनी नहीं बांट सकती अपने मेंबर्स को, डिविडेंड कंपनी अपने मेंबर्स को नहीं बांट सकती है। ये कंपनी भी एक लिमिटेड कंपनी होती है, यानी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड इसके नाम के आगे नहीं लगा होता है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है? द आंसर इज यस, एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। और एक बारी अगर आपको लाइसेंस मिल गया, क्या वो लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है? जी हां, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लाइसेंस को विड्रॉ भी कर सकती है। लाइसेंस को विड्रॉ करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी ने अगर सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस देते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज करी थी उनका वायलेशन किया है, या अगर कंपनी में फ्रॉडुलेंटली अफेयर्स चल रहे हैं, या अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट चल रहा है, प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट अफेयर्स चल रहे हैं, तो उस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देगी। रिवोक तो करेगी, साथ में पेनल्टी और फाइन भी लगाएगी, और अगर फ्रॉडुलेंट वाला केस होगा तो सेक्शन 447 भी लगेगा। साथ ही साथ मेरे बच्चा सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो सेक्शन 8 कंपनी को हम या तो वाइंड अप कर देंगे या उसे अमलगमेंट कर देंगे किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कंपनी को वाइंड अप करते हैं तो वाइंडिंग अप के केस में एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज पे करने के बाद जो सरप्लस बच जाता है, या तो वो किसी और सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा, एक छोटा सा प्रोसेस पढ़ा था कि सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी में कैसे शिफ्ट होती है। उसके बाद हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो ये बताता है कि उसमें बड़े सारे कंटेंट होते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी कौन है, कंपनी कहां है। कंपनी का नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है। कंपनी का सिचुएशन क्लॉज, उसमें नेम ऑफ स्टेट लिखा होता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। तीसरा आपकी बात होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज की, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। उसके बाद नॉमिनी क्लॉज, ये सारे में नहीं होता बेटा, ये सिर्फ किस में होता है? वन पर्सन कंपनी के केस में होता है। लायबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये बात लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन होती है। कैपिटल क्लॉज, जिसमें कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखी होती है कि कितनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है और वो कितने शेयर्स और कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स में बटी हुई है। उसके बाद एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज लिखा होता है। एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हर पर्सन ये एग्री करता है कि वो मिनिमम एक शेयर तो लेगा, उससे ज्यादा भी ले सकता है, और उन्हीं लोगों को हम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। यस सर, आगे चल सकते हैं। चलिए तो आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बताता है कि हर कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होगा? तो बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होगा, ये पहले हम देखते हैं कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के। आइए, ये बड़ा होता है बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बहुत। ये देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है, जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं, और शेयर कैपिटल से रिलेटेड शेयर्स के राइट से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद लीन क्या होता है अभी छोड़ दीजिए, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में बातें लिखी हुई हैं कि कंपनी शेयर्स पर कॉल्स कैसे मंगाएगी, वो बातें लिखी हुई हैं। शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होगा, वो बात लिखी हुई है। शेयर्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा वो लिखा हुआ है। यानी मोटा मोटी अगर आप देखो, यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कंपनी को मैनेज, बिजनेस को मैनेज करने के नहीं, कंपनी को मैनेज की। कंपनी में शेयर कैपिटल कैसे होगी, शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, शेयर ट्रांसमिशन कैसे होंगे, उसके बारे में बातें लिखी हुई हैं। शेयर्स फॉर फीचर कैसे होंगे, फिर शेयर कैपिटल के बाद वो बोल जाते हैं कि कैपिटल अल्टर कैसे होगी, कैपिटल में चेंज कैसे होगा, ज्वाइंट होल्डर्स होंगे, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट्स को अगर कैपिटलाइज कर रहे हैं यानी बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो क्या होगा, क्या शेयर्स का बायबैक हो सकता है, क्या जनरल मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी मेंबर्स की, जनरल मीटिंग में कैसे काम किया जाएगा, वो सारी बातें अगर आप देखोगे बहुत बड़ा आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें इसमें लिखी होती है। तो शॉर्ट में अगर बताएं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेन होता है, कंपनी को मैनेज करने की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी को मैनेज करने की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। नॉर्मली बेटा इसका भी एक फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कंपनीज एक्ट के अंदर 7 शेड्यूल हैं।
तो शेड्यूल नंबर 1 में ही कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कंपनी के फॉर्मेट वाइज, कंपनी के टाइप वाइज। उन्हीं फॉर्मेट्स का अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी की बात कह रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो सारे मैटर्स हम डालते हैं जो कि शेड्यूल 1 के फॉर्म्स में दिए गए हैं, जो कि शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 के फॉर्म्स में दिए गए हैं। क्या हम उसके अलावा कोई एडिशनल बात भी आर्टिकल में लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम अगर चाहें तो एडिशनल बात भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख सकते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। ये तो बहुत ही जनरल पॉइंट है। जो सेक्शन 5 से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इंट्रेंचमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आता है? इंट्रेंचमेंट का पॉइंट, और जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर इंट्रेंचमेंट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं इंट्रेंचमेंट क्या होता है। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने को हम कहते हैं इंट्रेंचमेंट। हम आगे जाकर एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 14। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 14 पढ़ेंगे। उसमें बेटा लिखा हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए, अल्टर मतलब कोई भी चेंज, कोई एडिशन, कोई डिलीशन, कोई रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। यह बात हम सेक्शन 14 में जाकर पढ़ने वाले हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। वोट फेवर इज इक्वल टू और मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वोट अगेंस्ट। यस और नो? यस सर। लेकिन इंट्रेंचमेंट कहता है, मान लो एक गुरप्रीत सर की कंपनी है जिसका नाम है GSW प्राइवेट लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है गुरप्रीत सिंह will remain director of this company, will remain director of this company for his lifetime, for his lifetime। अब यानी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है कि गुरप्रीत सर जो है वो इस कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे। जब तक गुरप्रीत सर जिंदा है वो इस कंपनी के क्या बनकर रहेंगे? डायरेक्टर बनके रहेंगे। मान लीजिए अगर कल को मुझे यहां पर गुरप्रीत सर की जगह ये हटाकर नाम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और गुरप्रीत सर को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, हां कि ना? यस सर, ये तो बहुत सिंपल है। तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं, गुरप्रीत सर चाहते हैं कि ये फ्यूचर में चेंज ना हो, इसे चेंज करना, इसे अल्टर करना मुश्किल हो जाए, तो मैं इसके नीचे एक पॉइंट डाल देता हूं कि टू चेंज द अबव क्लॉज, टू चेंज द अबव क्लॉज कंसेंट ऑफ 98% शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोल दिया कि अगर आप ऊपर वाले पॉइंट को चेंज करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, 98% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस क्लॉज को बोला जाएगा इंट्रेंचमेंट क्लॉज। इंट्रेंचमेंट क्लॉज क्यों? क्योंकि यह क्लॉज प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्लॉज प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर वाले क्लॉज को। तो क्या हमारे आर्टिकल में इंट्रेंचमेंट क्लॉज डाला जा सकता है? लॉ कहता है यस। अगर कंपनी चाहे तो इंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल सकती है, लेकिन इंट्रेंचमेंट क्लॉज डालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, एक जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली थी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली थी उस टाइम आपने एमओए बनाया होगा और एओए बनाया होगा और इन्हें ही तुमने आरओसी के पास जमा कराया होगा। कब? स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ।
तुम चाहो तो जब तुमने सबसे पहली बार एओए बनाया था, अभी तो कंपनी बनी भी नहीं है, अभी तो आरओसी के पास जा रहा है, उसी टाइम पर तुम एओए में मेंशन कर दो, उसी टाइम पर एओए में ये इंट्रेंचमेंट का क्लॉज डाल दो, शुरू से ही इंट्रेंचमेंट का क्लॉज डाल दो। या हो सकता है आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी बन चुकी है, जब कंपनी बनी थी तब तो तुमने ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला, तब तो तुमने ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला, बट बाद में तुम्हें लगा कि नहीं यार हमें इंट्रेंचमेंट क्लॉज डालने की जरूरत है, तो बाद में तुम्हें ऐसा लगा, तो कंपनी बनने के बाद भी तुम अपने एओए में इंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल सकते हो। सर मुझे अभी भी इंट्रेंचमेंट नहीं समझा। अरे भाई ये तो बड़ी दिक्कत है यार। इंट्रेंचमेंट का यहां पर मतलब है कि देखो नॉर्मल रूल समझो। नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल इज टू अल्टर एओए, टू अल्टर एनी क्लॉज इन एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आप कोई क्लॉज को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, मेंबर्स का एसआर पास करना पड़ेगा। यानी एक्चुअली में 75% अप्रूवल, टोटल वोटिंग में से अगर 75% वोटिंग फेवर में होगी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे बच्चा इसका एक्सेप्शन क्या है? इंट्रेंचमेंट में आपने क्या किया? किसी पर्टिकुलर क्लॉज को प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे? आपने लिख दिया कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्लॉज को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इस पर्टिकुलर क्लॉज को चेंज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको 75% नहीं, कंडीशंस स्ट्रिक्टर देन स्पेशल रेजोल्यूशन से स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है? मान लो आपने लिख दिया 80% लोग हां बोलेंगे तब होगा, 90% लोग हां बोलेंगे तब होगा, 100% लोग हां बोलेंगे तब, यानी 75% प्लस लोगों से ऊपर की कंडीशन डाल दी। तो मतलब आपने क्या डाल दिया? इंट्रेंचमेंट क्लॉज। अब उस क्लॉज को बेटा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक जितना परसेंटेज लिखा है वो कंप्लाई ना कर दे, वो अप्रूवल ना दे दे। ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। यही बात देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो सकता है आपने इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला हो। इंट्रेंचमेंट का मतलब है कि आर्टिकल का कोई क्लॉज तभी चेंज होगा जब कंडीशंस जो कि ज्यादा स्ट्रिक्ट है स्पेशल रेजोल्यूशन से, अगर हमने वो कंप्लाई करी, यानी 75% से ज्यादा, हमने बोला 80% लोग हां बोलेंगे तभी गुरप्रीत सर वाला क्लॉज चेंज हो सकता है। यहां पर ध्यान देना, हमने सिर्फ उस क्लॉज पर इंट्रेंचमेंट लगाया है। मतलब अगर हमारे आर्टिकल में इसके अलावा 20 बातें और लिखी हुई हैं, वो बातें तो अभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली बात पर एक्स्ट्रा कंडीशन लगी हुई है। इसे चेंज करने के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर 90% लिखा है तो 90% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो बोलता है, आप इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आर्टिकल में कब डाल सकते हो? या तो जब कंपनी बन रही थी तब डाल सकते हो, या कंपनी अगर बन गई है तो एओए में बाद में चेंज करके उस प्रोविजन को डाल सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी बनने के बाद इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालोगे तो वो प्रोविजन डालने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो आपको सारे मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा, तभी इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन जो है आर्टिकल्स में डाला जा सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल सकते हो। और जब भी कंपनी इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालेगी, चाहे इनकॉर्पोरेशन पे डाले, चाहे इनकॉर्पोरेशन होने के बाद डाले,
उसे आरओसी को नोटिस देना जरूरी है, आरओसी को बताना जरूरी है कि हमारी कंपनी के आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डला हुआ है। नई कंपनी INC 32 यानी स्पाइस प्लस फॉर्म में ही मेंशन कर देती है कि इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डला हुआ है, जबकि एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कंपनी जो पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी और बाद में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल रही है, वो MGT 14 फॉर्म आता है, उसके 30 दिन डालने के 30 दिन के अंदर MGT 14 आरओसी को फाइल करके बता सकती है कि हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शॉल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कहां पर गिवन है, कह रहे कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 में टेबल F, टेबल G, टेबल H, टेबल I और टेबल J, ये फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं, ये फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं। क्या ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना मैंडेटरी है? लॉ कहता है नहीं। लॉ कहता है कंपनी तुम्हारी मर्जी है, कंपनी तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर चाहो तो पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लो, तुम अगर चाहो तो थोड़ी सी चीजें कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी कॉपी पेस्ट मत करो। यानी मॉडल आर्टिकल्स में से सारी चीजें लेना, पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर टेबल F में 80 बातें लिखी हैं, अगर टेबल F में 80 बातें लिखी हैं, तो कंपनी तुम्हें अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जरूरी नहीं है कि तुम 80 की 80 बातें फॉलो करो, तुम कह देना कि हम 30 बातें आर्टिकल से ले रहे हैं और बाकी बातें हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं, खुद से डिसाइड कर रहे हैं। यही बात यहां पर लिखी हुई है, यही बात यहां पर लिखी हुई है। एंड कोई भी कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद बनी है तो उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो एक्सक्लूड कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी मतलब लिख देगी आई डोंट वांट टू फॉलो, आई डोंट वांट टू फॉलो, आई डोंट वांट टू फॉलो क्या मॉडल आर्टिकल्स, मैं मॉडल आर्टिकल्स फॉलो नहीं करना चाहती हूं, मैं खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहती हूं। या हो सकता है वो ये लिख दे कि मैं कुछ रेगुलेशंस फॉलो करना चाहती हूं एंड कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना चाहती हूं। बट सर अगर किसी कंपनी ने ना ही ये लिखा कि वो मॉडल आर्टिकल्स फॉलो नहीं करना चाहती और ना ही ये बताया कि क्या वो आर्टिकल्स को चेंज करना चाहती है कि नहीं, तो लॉ ये मान लेगा कि वो मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो कर रही हैं, वो मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है, अगर आप यहां पर देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आर्टिकल में शुरू में क्या मेंशन है, स्टार्टिंग में क्या मेंशन है, देखिए ध्यान से, टेबल F एक्सक्लूडेड। क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, इन्होंने शुरू में ही लिख दिया कि जो बातें टेबल F में, ठीक है, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 के टेबल F में लिखी है, शॉल नॉट अप्लाई टू दी कंपनी, वो कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि हम फॉलो नहीं करेंगे, तो इस केस में हमें टेबल F की सारी बातें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यह बात हमने क्लियरली स्टार्ट में ही बता दी, हमने क्लियरली स्टार्ट में ही बता दी। ठीक है, ओके सर, मैं एक बारी शॉर्ट में इस पॉइंट को समराइज कर देता हूं, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, है ना। सिंपल सी बात बोली है, देखो शेड्यूल 1 में टेबल F G H I J ये टेबल्स दे रखे हैं। मॉडल आर्टिकल्स मतलब मॉडल आर्टिकल्स दे रखे हैं, यानी आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं AOA के, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, लॉ कह रहा है कि कंपनी
तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस फॉर्मेट में लिखी रेगुलेशंस को फॉलो करो, तुम चाहो तो इस फॉर्मेट की रेगुलेशंस को फॉलो मत करो। हम तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। फॉलो करनी है फॉलो करो, फॉलो करनी है फॉलो करो, नहीं करनी मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी तुम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉलो करना चाहती हो, नहीं करना चाहती हो, तुम्हें ऑप्शन दे दिया गया। लेकिन अगर तुम इन्हें फॉलो नहीं करना चाहती तो तुम्हें यह लिखना पड़ेगा अपने आर्टिकल में कि मैं इस वाली रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहती हूं। ठीक है, मैं इस वाली रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहती। अगर तुमने उस रेगुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि तुम उसे फॉलो कर रही हो या फॉलो नहीं कर रही हो, तो लॉ ऐसा एज्यूम कर लेगा कि कंपनी तुम उसे फॉलो कर रही हो, यही बात। और एल्स इट अप्लाइज कि जो भी फॉर्मेट में लिखा है वो कंपनी फॉलो कर रही है, वो कंपनी फॉलो कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा सेक्शन 5 होता है खत्म। अब हम चलते हैं डॉक्ट्राइन्स पे। हमें 3 डॉक्ट्राइन्स पढ़ने हैं, ये हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी थे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन क्या होता है? डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये 3 हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 3 हमें पढ़ने हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंडोर मैनेजमेंट वाला रहेगा, वो आपके लिए इंडोर मैनेजमेंट वाला रहेगा। स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट करते हैं। देखो, कंपनी ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल करती है। कंपनी के बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास फाइल होते हैं? आरओसी के पास फाइल होते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी का एमओए आरओसी के पास होता है, कंपनी का एओए आरओसी के पास होता है, कंपनी के हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास जाते हैं, कंपनी का एनुअल रिटर्न आरओसी के पास जाता है, और भी बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी आरओसी के साथ फाइल करती है। सेक्शन 399 कहता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 399, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने आरओसी के साथ फाइल करे हैं, इन सबको हम क्या मानेंगे? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मानेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मानेंगे, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर इंस्पेक्शन। कोई भी इंसान 100 रुपए की, अभी करंटली 100 रुपए की फीस है, कोई भी इंसान एमसीए की वेबसाइट पर जाकर 100 रुपए देकर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। ये बात अभी कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं आया, अभी सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि कंपनी के बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आरओसी के साथ फाइल होते हैं, जो आरओसी के साथ फाइल होते हैं। यहां तक ओके है? यस सर। लॉ कहता है, अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब क्या आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? डीम्ड, मान लेना। यह डॉक्ट्राइन कहता है कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो लॉ ये एज्यूम कर रहा है कि वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ चुका है और उन्हें अंडरस्टैंड भी कर लिया है, उसके बाद ही वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया है, उसके बाद ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच परचेस किया, यानी आपने फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एज अ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट किया है। लॉ ये एज्यूम कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कंपनी का एमओए, कंपनी का एओए पढ़ा है, कंपनी का एमओए, कंपनी का एओए
पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। क्या आपने सच में पढ़े हैं? द आंसर इज नो। लेकिन लॉ का एजम्पशन ये है कि कोई भी इंसान जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे पहले वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो पढ़कर ही आया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही आया है। बस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में इसके अलावा कुछ नहीं। कंस्ट्रक्टिव मतलब डीम्ड, नोटिस मतलब नॉलेज, यानी आउटसाइडर को डीम्ड नॉलेज है, मान लिया जाता है नॉलेज है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एमसीए की वेबसाइट पर 100 रुपए देकर इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है। यानी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं पता था कंपनी के एमओए में क्या लिखा है, मैंने तो कंपनी का एओए। लॉ कहेगा भाई हमने माना है, हमने इंस्पेक्शन के लिए क्यों अवेलेबल कराया, हमने एमसीए की वेबसाइट पर क्यों डाला हुआ है, ताकि लोग पहले पढ़ें और फिर कॉन्ट्रैक्ट करें। अब आप नहीं पढ़ रहे, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने तो मान लिया कि आपने पढ़ा हुआ है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बस इतना सही है। मुझे बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कंपनी को या आउटसाइडर को? किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। थर्ड पर्सन को तो वो उसकी तो वाट लगवा रहा है, उसकी तो वाट लगा रहा है कि उसने नहीं भी पढ़ा था फिर भी मान लिया कि हमने पढ़ा है। सर इसका यूज कहां होगा बेटा? इसका यूज होगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के साथ। अभी जब मैं अल्ट्रा वायरस आपको समझाऊंगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमेशा कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ काम करेगा, तभी मजा आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड पावर। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो है टू सेल मोबाइल फोन, ये कंपनी क्या सेल करेगी? मोबाइल फोन सेल करेगी। इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? मोबाइल फोन सेल करना। एक्स लिमिटेड मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्स लिमिटेड मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है? कि एक्स लिमिटेड मिस्टर ए को फ्रूट सेल करेगी, 100 kg फ्रूट सेल करेगी। सारे बच्चे बताएंगे क्या कंपनी अपनी पावर्स के बाहर काम कर रही है? यस, बिकॉज दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायरस दी एमओए। अल्ट्रा वायरस दी एमओए का मतलब एमओए की पावर के बाहर है। तो लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड माना जाएगा। यानी कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने एमओए के बाहर जाकर करती है उसे वॉइड माना जाता है। वॉइड मतलब जिसे लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, आप कोर्ट में जा नहीं सकते। यानी एक्स लिमिटेड ए पर केस नहीं कर सकती और मिस्टर ए एक्स लिमिटेड पर केस नहीं कर सकता इस ट्रांजैक्शन को लेकर। लेकिन अब यहां पर बस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इतना ही है कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन होती है इसे वॉइड माना जाएगा, इसे वॉइड माना जाएगा। तो यानी सर कंपनी फ्रूट्स बेच ही नहीं सकती? बेच सकती है। अगर वो मिस्टर ए को फ्रूट बेचना चाहती है तो उसे पहले सेक्शन 13 को फॉलो करके, किसको फॉलो करके? सेक्शन 13 को फॉलो करके। सर सेक्शन 13 किस चीज का है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने का। आप पहले अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करो, उसमें फ्रूट्स बेचने की पावर को ऐड करवाओ और उसके बाद जाकर मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो अल्ट्रा वायरस, क्योंकि अब वो कंपनी की पावर में आ चुका है, अब वो कंपनी की पावर में आ चुका है। सर लेकिन मिस्टर ए ये नहीं कह सकता क्या? क्या मिस्टर ए ये कह सकता है कि सर मुझे क्या पता कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ मोबाइल फोन बेचना अलाउड है और फ्रूट्स बेचना अलाउड नहीं है, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? तो कोर्ट कहेगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था और हमने ये माना है ए कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट करने, फ्रूट्स का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है और उस डॉक्यूमेंट को क्योंकि तुम पढ़कर आए हो
इसीलिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ये मान रहे हैं कि तुमने एमओए को पढ़ा था, यानी तुम्हें पता था कि ये कंपनी सिर्फ मोबाइल फोन बेच सकती है, ये कंपनी फ्रूट्स बेचने की पावर नहीं रखती है, फिर भी तुमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसीलिए ये वॉइड है। और देख रहे हो अल्ट्रा वायरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस कैसे साथ में काम कर रहे हैं, अल्ट्रा वायरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस कैसे साथ में काम कर रहे हैं। अल्ट्रा वायरस कह रहा है कि अगर तुमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर काम किया वॉइड, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कह रहा है कि थर्ड पार्टी तुम्हें पता था ये वॉइड है फिर भी तुमने कर लिया, ठीक है। चलिए तो यही बात यहां पर लिखी हुई है बेटा, द वर्ड अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड पावर्स, वर्ड अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड पावर इन केस ऑफ अ कंपनी, जो भी चीज मेमोरेंडम में अलाउड नहीं है यानी वो प्रोहाइबिटेड है, यानी कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर कंपनी को फ्रूट्स लिखना अलाउड नहीं लिखा ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मतलब कंपनी वो काम नहीं कर सकती थी। अगर कंपनी कोई भी काम अल्ट्रा वायरस ऐसी ट्रांजैक्शन करती है जो अल्ट्रा वायरस है तो वो लॉ की नजरों में वाइड है और कंपनी उससे बाइंड नहीं है, कंपनी उससे बाइंड नहीं है। ये केस सबसे पहली बार अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची के केस में देखा गया था। यह डॉक्ट्राइन कहां से आया है? यह डॉक्ट्राइन आया है बेटा अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची के केस में। इस केस लॉ को समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, उसके बाद मैं केस लॉ समझा पाऊंगा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है टू सेल पेन, पेंसिल, इरेजर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है टू सेल पेन, पेंसिल, इरेजर एंड अदर थिंग्स, पेन, पेंसिल, इरेजर एंड अदर थिंग्स। ओके, यस सर। अब यहां पर मेरे बच्चा एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी ने? कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो कार सेल कर रही है, मिस्टर जेड को कार सेल करेगी। सारे बच्चे बताओ क्या अदर थिंग्स में कार कवर होगी या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि पेन, पेंसिल, इरेजर, अदर थिंग्स में क्या आएगी? स्टेशनरी आइटम ही आएगी, जैसे कि स्केल, पेपर, चार्ट्स, है ना। तो आप उसमें कार, एरोप्लेन, ट्रक नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप अदर थिंग्स को ऐसे इंटरप्रेट करोगे कि अदर थिंग्स मतलब दुनिया की कोई भी चीज, तो फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा ही क्यों? जब कंपनी दुनिया की कोई भी चीज बेच सकती है तो फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखने की जरूरत ही क्या है? फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज का पर्पस ही डिफीट हो गया ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज का पर्पस ही तो यही था कि शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी उसे सिर्फ उसी काम के लिए लगा सकती है जो ऑब्जेक्ट में अलाउड है। और आप कह रहे हो अदर थिंग्स मतलब दुनिया की कोई भी चीज, तो कंपनी दुनिया की किसी भी चीज में पैसा लगा सकती है बिजनेस में, ये तो अलाउड ही नहीं है ना। तो यही बात यहां पर हो रही है कि अदर थिंग्स का मतलब हम किससे लेंगे? पेन, पेंसिल, इरेजर से लेंगे। पेन, पेंसिल, इरेजर से हम समझेंगे कि स्टेशनरी आइटम्स की अदर थिंग्स की बात यहां पर हो रही है। और यही सेम चीज बेटा अशबरी रेलवे कैरिज कंपनी में हुई थी, अशबरी वर्सेस रिची में क्या हुआ था? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, उसमें लिखा हुआ था टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंपनी ने रिची को बोला कि हम आपको 500 करोड़ का लोन देंगे, 500 करोड़ का लोन देंगे एट 12% पर एनम इंटरेस्ट, एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। रिची ने भी कहा ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद कंपनी ने यह पैसा देने से मना कर दिया, यह कहकर कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
लोन देना अलाउड नहीं करता, लोन देना अलाउड नहीं करता। तो रिची ने कहा भाई देखो सुनो, मैंने तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है और वहां पर क्लियरली मेंशन है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी तुम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती हो, और ये जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है ये अदर कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो तुम कर रही हो। तो अब मुझे ये मत कहो कि हमारे मेमोरेंडम में अलाउड नहीं है, फटाफट से मुझे मेरा लोन दे दो, और अगर लोन नहीं दे रहे हो तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा है, उसके डैमेजेस दे दो, उसके डैमेजेस दे दो। जज ने बात सुनी रिची की और रिची के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। क्यों थप्पड़ लगा दिया? कह रहे रिची, यहां पर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जैसे तुम ले रहे हो ना, ऐसे तो कंपनी दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और ऑब्जेक्ट क्लॉज का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। यहां पर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स और अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता तो कंपनी वो कर सकती है, दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कंपनी, ऐसी पावर कंपनी के पास नहीं है। और इसीलिए कंपनी और रिची के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एक अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है, और वो क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। आई होप आप केस को अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अफेक्ट व्हेन एवर एन अल्ट्रा वायरस एक्ट इज अबाउट टू बी अंडरटेकन। देखो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी के शेयर होल्डर को पता चल जाता है कि कंपनी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है जो कि उसके एमओए में अलाउड नहीं है, तो शेयर होल्डर कोर्ट से जाकर ऑर्डर ला सकता है कंपनी को रोकने के लिए कि कंपनी तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन मतलब रोकने का ऑर्डर जब कोर्ट देता है, इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हो टू स्टॉप कंपनी फ्रॉम प्रोसीडिंग विथ सच कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही आपको कौन रोक लेगा? मेंबर्स रोक सकता है कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाकर। एंड दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे पर केस नहीं कर सकती कि तुम पूरा करो। यानी रिची कंपनी पर केस नहीं कर सकता कि तुम मुझे लोन दो, और कंपनी रिची पर केस नहीं कर सकती कि तुम मुझे इंटरेस्ट दो, क्योंकि वो एक वाइड एग्रीमेंट है। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर केस कर नहीं सकती। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे पर केस होता है, बट वाइड एग्रीमेंट के केस में, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक दूसरे पर केस नहीं होता है। क्लियर है कि सबको? यस सर। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे जाने से पहले है ना, मैं आपको सेक्शन 6 बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही लॉजिकल सेक्शन है। सेक्शन 6 ये कहता है, मान लो एक्ट वर्सेस एमओए। अगर एक्ट और एमओए दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट, यहां पर एक्ट की बात हो रही है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और किसी कंपनी के एमओए में लड़ाई हो गई, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो हम किसको फॉलो करेंगे? एक्ट विल ओवरराइड। एक्ट विल ओवरराइड। ये बात कहां लिखी है बेटा? सेक्शन नंबर 6 में लिखी है। अगर कंपनीज एक्ट और एओए में लड़ाई हो गई, अगर कंपनीज एक्ट और एओए में लड़ाई हो गई, अगेन एक्ट विल ओवरराइड। एक्ट विल ओवरराइड। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी हमने सेक्शन 3 पढ़ा आपके सामने। सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7 लोग होने चाहिए। अगर 7 से कम हो गए तो 6 महीने का टाइम मिलेगा। कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि हमारी पब्लिक कंपनी में ना 4 लोग भी चलेंगे, 4 लोग भी होंगे तो भी चलती रहेगी। क्या आर्टिकल्स और एमओए में, आर्टिकल्स और एक्ट में लड़ाई होगी? सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि मिनिमम 7 लोग होने चाहिए जब कंपनी चल रही है। ठीक है, सेक्शन 3 कह रहा है अगर कंपनी बन चुकी है तो मिनिमम हर टाइम पे 7 लोग होने चाहिए, कम है तो 6 महीने के अंदर पूरा कर लो। लेकिन कंपनी का आर्टिकल कह रहा है कि भाई 3 लोग से भी काम चल जाएगा, 4 लोग से भी काम चल जाएगा। क्या यहां पर दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? हम किसको फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे एक्ट को। एक्ट ओवरराइड कर जाएगा एओए को। अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट करा है किसी के साथ, कंपनी ने कोई एग्रीमेंट करा है किसी के साथ और एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है, एक्ट विल ओवरराइड। यानी हमेशा जीतेगा कौन? एक्ट ही जीतेगा। यही बात उन्होंने लिखी है, एक्ट
ओवरराइड कर जाएगा कंपनी के एमओए को, कंपनी के एओए को, कंपनी के एग्रीमेंट को। बोर्ड ने अगर कोई डिसीजन लिया, मेंबर्स ने कोई डिसीजन लिया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई डिसीजन लिया या मेंबर्स ने कोई डिसीजन लिया, अगर दोनों में लड़ाई है तो वो क्या हो जाएगा, एक्ट को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एमओए का वो पॉइंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। कोई भी प्रोविजन अगर कंपनी के एमओए, एओए, एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन में लिखा है, लॉ की नजरों में वो वैलिड नहीं, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हम एक्ट को फॉलो करेंगे, उसे फॉलो नहीं करने वाले हैं। यही बात बेटा सेक्शन 6 में मेंशन है। बस सेक्शन 6 बहुत ही छोटी बात यहां पर कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पर, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसे समझने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, क्योंकि दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं तभी आप समझ पाओगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है वो भी आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, कंपनी कैन नॉट टेक लोन, कंपनी कैन नॉट टेक लोन, कंपनी लोन नहीं ले सकती। हमने बोला भाई कंपनी लोन नहीं ले सकती, कंपनी कैन नॉट टेक लोन, सिंपल सी बात बोल दी कि कंपनी लोन नहीं ले सकती। ठीक है, कंपनी कैन नॉट टेक लोन। ओके ओके सर। अब यहां पर मान लीजिए इस कंपनी ने मिस्टर जेड से लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया? 5 करोड़ का लोन ले लिया। सारे बच्चे बताओ इसमें किसकी गलती मानी जाएगी, कंपनी की या मिस्टर जेड की? मिस्टर जेड की गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ इतना बड़े अमाउंट का लोन देने से पहले उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रीड तो कर लेता। उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रीड नहीं करा। अब कोर्ट में तो ये माना जाएगा ना कि मिस्टर जेड ने जो है आर्टिकल रीड करने के बावजूद भी लोन दे दिया, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? वॉइड ट्रांजैक्शन है, वॉइड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने बोला कि हम क्या मान लेंगे कि जेड तुमने आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही लोन दिया, यानी तुम्हें पता था कि कंपनी लोन नहीं ले सकती, फिर भी तुमने रिस्क उठाया और लोन दे दिया, तो इसमें तुम्हारी गलती है ना। तो यहां पर कंपनी प्रोटेक्ट हो गई, कंपनी के शेयर होल्डर्स प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन मिस्टर जेड प्रोटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कंपनी कैन टेक लोन, कंपनी कैन टेक लोन आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास कराकर, शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास कराकर कंपनी लोन ले सकती है। अब कंपनी ने क्या किया? अगेन मिस्टर जेड से 5 करोड़ का लोन ले लिया, जबकि विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल, विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल, शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास नहीं कराया, बट फिर भी 5 करोड़ का लोन ले लिया। अब क्वेश्चन आता है यहां पर किसकी गलती है? यहां पर आता है बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि मिस्टर जेड एक आउटसाइडर है। मिस्टर जेड कौन है? एक आउटसाइडर है। इसने कंपनी का एओए पढ़ा और इसने देखा कि कंपनी के पास लोन लेने की पावर है, बस शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल कंपनी ने लिया है या नहीं लिया, यह बात पब्लिक को बताई नहीं जाती, यह बात पब्लिक को बताई नहीं जाती, यह बात तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो मिस्टर जेड ने क्या किया? कंपनी पर भरोसा किया कि कंपनी ने ले लिया होगा, तो यहां पर कंपनी तुम्हें मिस्टर जेड का पैसा रिटर्न करना होगा। क्यों रिटर्न करना होगा? क्योंकि आउटसाइडर ये एज्यूम करेगा कि इंटरनल प्रोसीजर्स आपने फॉलो कर लिए। आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना था, हम ये एज्यूम कर लेंगे आपने लिया, क्योंकि वो मैं चेक नहीं कर सकता। एमसीए की वेबसाइट पर मुझे कंपनी का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, मुझे कंपनी का आर्टिकल मिलेगा, मैंने वो पढ़ा था और कंपनी के पास पावर थी, उसके लिए उसे शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना था। अब उसने लिया नहीं लिया, ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, ये हमें चेक करने की जरूरत
नहीं है, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपल कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि उसे कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी पता है, उसे कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स भी पता है। ठीक है, हम ये आउटसाइडर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसे कंपनी के अंदर क्या चल रहा होगा ये भी पता होगा। हां, कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी उसे है, एमओए एओए की, लेकिन अंदर कंपनी में रोज क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसको नहीं होगी। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अंदर कंपनी के क्या हो रहा है ये आउटसाइडर को पता होगा। तो कोई भी पर्सन यानी स्टेक होल्डर्स को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, यानी मिस्टर जेड को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है कि तुमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई थी या नहीं बुलाई थी, तुमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर उनसे रेजोल्यूशन पास कराया या नहीं करा। ये आउटसाइडर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आउटसाइडर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ओके। और ये डॉक्ट्राइन किसको बचाता है? ये डॉक्ट्राइन आउटसाइडर को कंपनी से बचाता है। ये डॉक्ट्राइन आउटसाइडर्स को कंपनी से बचाता है कि कंपनी अगर कोई गलत काम कर रही है, अप्रूवल नहीं ले रही है शेयर होल्डर का, इसमें आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है, तो उसे पैसा मिलना चाहिए। और अगर बेटा ये डॉक्ट्राइन नहीं होता ना तो कंपनी बच जाती हमेशा पैसे देने से और बाकी लोगों का नुकसान होता। व्हाट हैपन्स इंटरनल इन दी कंपनी, कंपनी में इंटरनली क्या हो रहा है, कंपनी मीटिंग बुला रही है नहीं बुला रही है, कंपनी रेजोल्यूशन पास करा रही है या नहीं करा रही है, इट इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक, इट इज नॉट पब्लिक नॉलेज, ये पब्लिक की नॉलेज में नहीं आता। और इसीलिए आउटसाइडर तो ये सिर्फ एज्यूम करेगा कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सारी चीजें फॉलो करी है, क्योंकि उसके पास इन डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस नहीं है। इफ नॉट, अगर ये डॉक्ट्राइन नहीं बनता तो कंपनी क्रेडिटर्स को पैसे देने से बच जाती, ये कहकर कि भैया हमारे पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी पैसे लेने की, और वो ये कहकर बच सकती थी। और यहां पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो आउटसाइडर्स आर इंटाइटल्ड टू प्रेज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ड्यूली मेट, कि कंपनी ने अंदर जो भी करना था, जो भी इंटरनल प्रोसीजर्स थे, वो कंपनी ने फॉलो किए हुए हैं। क्लियर है क्या सर? एक बारी शॉर्ट में बता दो ना, शॉर्ट में। चलो शॉर्ट में बस मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं मेरे बच्चा, इतना समझ लो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कह रहा है आउटसाइडर को, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आउटसाइडर को पब्लिक डॉक्यूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो हम मान लेंगे कि उसे नॉलेज थी। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट कह रहा है कि आउटसाइडर को इंटरनल प्रोसीजर की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इंटरनल प्रोसीजर की नॉलेज नहीं होगी। इंटरनली कंपनी में क्या हो रहा है, देखो पब्लिक में जो डाटा अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन अंदर कंपनी के क्या हो रहा है जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं होगी। बस इतनी सी बात यहां पर कही गई है, चलिए ठीक है। और ये केस कहां से आया था बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड केस से आया था। और इसीलिए इसे टर्क्वांड रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्सेप्शंस। डॉक्ट्राइन इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन, यानी यहां पर आउटसाइडर बच नहीं सकता। बहुत ही सिंपल एक्सेप्शन है बेटा, 5 एक्सेप्शन है, फटाफट कर लेते हैं। एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4 और एक्सेप्शन 5। ठीक है, 5 एक्सेप्शन है यहां पर। सर बता दीजिए सर पांचों एक्सेप्शन। अरे बता रहे हैं दोस्त, पुराने मॉड्यूल में 3 ही एक्सेप्शन थे, नए मॉड्यूल में 2 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना मॉड्यूल है तो देख लेना,
आपको 3 ही एक्सेप्शन दिखेंगे, 2 पॉइंट्स इसी बार ऐड हुए हैं, तो 2 पॉइंट्स आप कर लेना। 2 पॉइंट में कुछ नया नहीं है, पुरानी बातें ही है, बस ऐड पॉइंट बढ़ाने थे तो बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी, नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। मान लीजिए मिस्टर जेड कंपनी, मिस्टर जेड कंपनी, मिस्टर जेड को पता था कि कंपनी को लोन लेने से पहले, कंपनी को लोन लेने से पहले मेंबर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, मेंबर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन मिस्टर जेड ने कंपनी को कितने का लोन दिया? 5 करोड़ का लोन दिया। कितने का लोन दिया? 5 करोड़ का लोन दिया। लेकिन कंपनी ने उसे पहले ही बता दिया था कि देख, हमने मेंबर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं लिया है, तू फिर भी लोन देने को रेडी है? कह रहा हाँ हाँ मैं दे दूंगा। सारे बच्चे बताओ, अगर मिस्टर जेड को लोन देते वक्त ही बता दिया था कि हमने ये काम सही से नहीं करा, इररेगुलरली किया है, मतलब सही प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, क्या यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जेड को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? अगर कंपनी ने उसे लोन लेते हुए ही बता दिया था कि देखो मेंबर्स का रेजोल्यूशन लेना तो था लेकिन हमने लिया नहीं, क्या तुम उसके बिना लोन दे दोगे? कह रहा कोई बात नहीं, दे दूंगा। क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि जेड ने ही गलत किया? जानते हुए भी अगर उसे बता दिया गया था तो उसे मना कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि पहले जाओ रेजोल्यूशन लो। तो यही बात सबसे पहले पॉइंट में लिखी है, इनकेस आउटसाइडर, अगर मिस्टर जेड के पास एक्चुअल नॉलेज थी इररेगुलरिटी की कि कंपनी में ये काम नहीं हुआ, कंपनी को रेजोल्यूशन लेना था बट कंपनी ने नहीं लिया, ये बात उसे साफ साफ बता दी गई और फिर भी वो लोन देने के लिए रेडी हो गया, तब उसे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उसे तो पार्ट माना जाएगा कि यही गलत काम में इन्वॉल्व था, ये मिस्टर जेड भी गलत काम में इन्वॉल्व था, मिस्टर जेड ने जानते हुए। तो यहां पर इररेगुलरिटी से अब वो बच नहीं सकता। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है बेटा नेग्लिजेंस। सारे बच्चे बताओ, क्या कंपनी के हाथ पैर होते हैं? नहीं। तो कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है? कंपनी ह्यूमंस का इस्तेमाल करती है, ह्यूमंस का इस्तेमाल करती है। कंपनी को कोई भी काम कर रहा है, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, आपने कॉन्ट्रैक्ट फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ करा था कि हमें पढ़ा दो, पढ़ा कौन रहा है? एक इंसान ही पढ़ा रहा है ना? तो क्योंकि कंपनी के हाथ पैर है ही नहीं, तो कंपनी सारा काम किसके थ्रू करती है? ह्यूमंस के थ्रू करती है। यस और नो? यस सर। अब मान लीजिए गुरप्रीत सर कंपनी में क्या है? गुरप्रीत सर कंपनी में टीचर हैं। क्या पढ़ाते हैं? लॉ पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं। गुरप्रीत सर अगर लॉ पढ़ाने के लिए टीचर रखे गए हैं, क्या गुरप्रीत सर के पास कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी होगी? एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हैं, बट क्या कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी होगी? मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और वहां पर एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है। अकाउंटेंट के पास किस चीज की अथॉरिटी होगी? अकाउंटेंट के पास अकाउंट्स बनाने की अथॉरिटी होगी, वो अकाउंट्स बना सकता है, यही अथॉरिटी होगी। गुरप्रीत सर टीचर है, पढ़ाने की अथॉरिटी है, अकाउंटेंट है, अकाउंट्स अकाउंटिंग करने की अथॉरिटी है। एक आउटसाइडर जाता है मिस्टर जेड और अकाउंटेंट से कहता है कि क्या तुम कंपनी की बिल्डिंग बेचोगे, कंपनी की प्रॉपर्टी बेचोगे? अकाउंटेंट कहता है हां। वो अकाउंटेंट को 50 लाख रुपए पे कर देता है और बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सारे बच्चे बताओ, क्या मिस्टर जेड कोर्ट में जाकर यह कह सकता है कि मुझे क्या पता कि अकाउंटेंट के पास प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी थी या नहीं थी? द आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर जेड ने यहां पर नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। ऐसे तो कल को आप जाओगे और कंपनी के बाहर बैठे वॉचमैन से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि कंपनी के सारे एसेट मुझे बेच दो 50 रुपए में, और वो बेच के चाय पी लेगा। तो यहां पर कोई गलत काम नहीं किया, यहां पर मिस्टर जेड की गलती है। उसे अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देखना चाहिए था कि उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। सर कैसे पता चलता है कि अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है या नहीं है? बेटा अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है या नहीं है, एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी।
जिसमें अथॉरिटी दी जाती है। अगर उसके पास पावर ऑफ अटर्नी था, उसमें आपको पढ़कर चेक करना था इस चीज की अथॉरिटी है या नहीं है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी थी, यानी आपको पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि भाई तुम पहले मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिखाओ, अटर्नी में दिखाओ कहां पर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी है, उसके बाद ही उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। यहां पर मिस्टर जेड नहीं कह सकता कि ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है कि अकाउंटेंट के पास प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी थी कि नहीं थी, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट इसी की बात कर रही है कि अगर आप मिनिमम एफर्ट लगाकर अगर आप इर्रेगुलरिटी को डिस्कवर कर सकते थे तो वहां पर आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भैया आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है ये सस्पिशियस है। सस्पिशियस मतलब शक हो रहा है, यार इस बंदे को देखकर लगता नहीं कि इसके पास कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी होगी, है ना। इंक्वायरी करने की आपको लग रहा है यार इंक्वायरी करने की जरूरत है, तो यहां पर आउटसाइडर को कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रहा है तो मिस्टर जेड की गलती है और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। कल को मैं आपको बोल दूं कि भैया क्या आप ये फिजिक्स वाला की प्रॉपर्टी मेरे पास है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा सेटअप दिया हुआ है, मैं आपको 10,000 में बेचने को रेडी हूं। भाई फिजिक्स वाला की प्रॉपर्टी मेरे पास पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है। ये सेटअप जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फिजिक्स वाला ने दिया है, क्या इसको बेचने का अधिकार मेरे पास है? नहीं, सिर्फ इससे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का राइट मेरे पास है कि मेरे को ये सिर्फ किस लिए दिया है कि लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, बट सारा सामान बेचने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। आपको लगे हैं गुरप्रीत सर फिजिक्स वाला कंपनी का सामान बेच रहे हैं, इनको तो यार देखकर ही लगना है ये टीचर है, टीचर को किस चीज की अथॉरिटी होगी? टीचिंग की अथॉरिटी होगी। लेक्चर्स रिकॉर्ड करो, काम खत्म, है ना। ये सब चीजें क्या हो रही हैं? तो जहां पर आपको शक हो रहा है सामने वाले के पास कंपनी के बिहाफ पर वो करने की अथॉरिटी है या नहीं है, वहां पर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की डिमांड, सर अगर वो डॉक्यूमेंट दिखा देता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके पास एक वैलिड पावर ऑफ अटर्नी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है बेटा फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है नकली डॉक्यूमेंट। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? नकली डॉक्यूमेंट। लॉ बेटा फोर्जरी को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नकली है, उस पर नकली सिग्नेचर है, तो लॉ कह रहा है भाई इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, वो शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देना चाहती है, शेयर सर्टिफिकेट देना चाहती है। बदले में शेयर होल्डर क्या देगा? शेयर्स के पैसे देगा और बदले में उसे क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट पे साइन होना चाहिए डायरेक्टर का, ठीक है, डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, ओके, 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अब हुआ क्या, इन दोनों डायरेक्टर के साइन किसी एम्प्लॉय ने कर दिए, डायरेक्टर ने नहीं, वो साइन किसने कर दिए? एम्प्लॉय ने कर दिए। नकली सिग्नेचर, उन दोनों डायरेक्टर के नकली सिग्नेचर कर दिए और आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। तो लॉ कहता है ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये एक फोर्स्ड शेयर सर्टिफिकेट है, फोर्स्ड शेयर सर्टिफिकेट है। और इसमें शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कि कंपनी ने इंटरनली किसने साइन करे हैं, क्योंकि यहां पर पूरा शेयर सर्टिफिकेट ही नकली है। यहां पर शेयर होल्डर के साथ ही नहीं बल्कि कंपनी के उन 2 डायरेक्टर के साथ भी गलत हुआ है। इसीलिए फोर्जरी लॉ की नजरों में नल एंड वॉइड होती है, नल एंड वॉइड होती है, और इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी नहीं बचा सकता। दिस रूल डज नॉट अप्लाई वेयर पर्सन relies upon document that turns out to be forged since nothing can validate forgery। forgery को तो कुछ भी वैलिडेट नहीं करा जा सकता है। चलिए लास्ट जो 2 नए पॉइंट आए हैं, फोर्थ और फिफ्थ, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ बोलता है एजेंसी थी या नहीं थी। मान लीजिए आपने कंपनी के बिहाफ पर मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए लोन दिए। एक्चुअली में वो लोन किसको दे रहा था? कंपनी को। मिस्टर एक्स कह रहा है कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं। मिस्टर एक्स ने क्या कहा कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं,
5 लाख रुपए लोन दे दो। यहां पर बेटा अगर क्वेश्चन इसके ऊपर है कि मिस्टर एक्स कंपनी का एम्प्लॉय था या नहीं था, तो सबसे पहले यह पता करा जाएगा। मान लो कल को पता चलता है कि मिस्टर एक्स कंपनी का एम्प्लॉय था ही नहीं, तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि उसके पास अथॉरिटी थी या नहीं थी। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय के पास वो काम करने की अथॉरिटी थी या नहीं थी, वो चेक करना है। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, एम्प्लॉय तो था, मतलब एजेंट है कंपनी का, काम कर रहा है कंपनी के लिए, लेकिन जो काम आपके साथ कर रहा है उस चीज की अथॉरिटी है या नहीं है, वहां पर अथॉरिटी क्वेश्चन में थी कि इस पर्सन के पास ये काम करने की अथॉरिटी है या नहीं। यहां पर तो मिस्टर एक्स का कंपनी से रिलेशन है या नहीं, वो उसका एजेंट भी है या नहीं है, इसी पर क्वेश्चन हो गया। तो लॉ कह रहा है अगर कोर्ट में यह प्रूव हो गया कि मिस्टर एक्स कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं था, मिस्टर एक्स कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं था, तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि इंटरनली क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप किसी भी पर्सन से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो गलत माना जाएगा। सो वेयर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी, यानी उस जिस पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कंपनी का एजेंट था भी कि नहीं था, अगर उसी के ऊपर क्वेश्चन है तो आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी मिस्टर जेड कंपनी से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, बट मिस्टर जेड मिस्टर एक्स से वो पैसा रिकवर कर सकता है। तुम कंपनी से तो वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन मिस्टर एक्स, क्योंकि तुमने मिस्टर एक्स को पैसा दिया है तो मिस्टर एक्स ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, तुम उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट बेटा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई भी काम करती है वो तो हमेशा ही वॉइड होगा, आपको पता था या आपको नहीं पता था। यानी यहां पर लास्ट पॉइंट को उन्होंने अल्ट्रा वायरस वाले पॉइंट को ही एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में लिख दिया। मतलब अगर कंपनी के एमओए में सिर्फ टू सेल मोबाइल लिखा था, टू सेल मोबाइल अलाउड था, और कंपनी जेड के साथ फ्रूट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो क्या जेड कह सकता है मुझे क्या पता कि कंपनी भैया इंटरनली क्या कर रही है, कंपनी बेचने की पावर रखती है कि नहीं रखती है फ्रूट, मुझे क्या पता। द आंसर इज नो। यहां पर इंडोर मैनेजमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये तो पब्लिकली अवेलेबल था ना कि कंपनी सिर्फ मोबाइल बेच सकती है। तो लास्ट पॉइंट एक्चुअली में यहां लिखने की जरूरत थी भी नहीं, बट उन्होंने ऐड कर दिया कि कोई भी काम अगर हमने अल्ट्रा वायरस किया, डायरेक्टर्स की पावर के बाहर नहीं बल्कि कंपनी की पावर के बाहर अगर हमने कोई काम किया है, तो वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिलता नहीं है, वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पांचों पॉइंट्स हैं, आपको लर्न कर लेने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पर। सेक्शन नंबर 9 बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर ये बात कहां लिखी है कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बेटा ये बात सेक्शन 9 में लिखी है कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बात सेक्शन 9 में लिखी हुई। ठीक है, सेक्शन 9 सिर्फ ये बोलता है, सेक्शन 9 एक छोटी सी बात बोलता है कि अगर कंपनी तुम इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो, अगर कंपनी तुम क्या हो चुकी हो, इनकॉर्पोरेट हो चुके। इनकॉर्पोरेट मतलब आरओसी ने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में तुम्हारा नाम लिख लिया है और बदले में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया है। तो जिस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, यानी जिस दिन कंपनी तुम रजिस्टर हो गई रजिस्टर ऑफ कंपनी से, उस दिन जन्म होगा। किसका जन्म होगा? एक बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा, जिस बॉडी कॉर्पोरेट का नाम क्या होगा, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज में मेंशन होगा, नेम क्लॉज में मेंशन होगा। ठीक है, नेम क्लॉज में मेंशन होगा, उस बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म होगा जिसका नाम एमओए में आपको दिख जाएगा, एंड वो उस नाम से, कंपनी उस नाम से वो सारे काम कर सकती है जो इस एक्ट के अंदर कंपनी को करने अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कंपनी केस भी कर सकती है, और लोग भी कंपनी पर केस कर सकते हैं। और इस कंपनी की क्या होगी?
परपेचुअल सक्सेशन होगी, इस कंपनी की क्या होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगी। ये सारी बातें मेरे बच्चा, ये सारी बातें आपको सेक्शन 9 यानी आपके जो फीचर्स हमने पढ़ते थे ना कि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होगी, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होगी, वो सारी बातें कहां लिखी हुई है, सेक्शन 9 में लिखी हुई हैं कि सेक्शन 9 तुम एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जो वो सारे काम कर सकती है जो एक कंपनी को करने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, होल्ड करना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, केस करना, खुद पर केस करवाना या हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। सो यही बात है। सेक्शन 9 बोल रहा है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्राइबर्स टू एमओए मतलब कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स, है ना, क्योंकि ये मिनिमम एक शेयर्स लेते हैं ना, कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स एंड ऑल अदर पर्संस जो टाइम टू टाइम कंपनी के मेंबर्स बनेंगे, यानी फर्स्ट मेंबर्स एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स, फर्स्ट मेंबर्स और सब्सिक्वेंट मेंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां लिखी होती है, कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होती है बेटा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उस तारीख से जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, कंपनी बन जाती है एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका नाम एमओए में मेंशन होता है और वो इस नाम के यूज करके ये सारे काम कर सकती है, ये सारे काम कर सकती है। ये बात सेक्शन 9 में लिखी हुई है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, अगेन एक छोटा सा सेक्शन है, मुझे सारे बच्चे बताएंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले एमओए एओए पहले बनते हैं या बाद में बनते हैं। एमओए एओए कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले बनते हैं या कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद बनते हैं। सर एमओए एंड एओए क्योंकि हमें आरओसी को स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ फाइल करने होते हैं, इसीलिए वो कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने से पहले बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट बाद में होगी, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं आरओसी के पास, है ना। तो यानी आरओसी के पास पहले ही एमओए और एओए क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। किसके पास, आरओसी के पास। तो व्हेन एमओए एंड एओए गॉट रजिस्टर्ड मतलब जब कंपनी का एमओए और एओए आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो जाता है। कब रजिस्टर्ड होता है, जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हो तब रजिस्टर्ड होता है। तो एमओए और एओए किसको फॉलो करना है, दो लोगों को फॉलो करना होता है, एक कंपनी को और एक कंपनी के सभी मेंबर्स को। क्या फॉलो करना है, कंपनी का एमओए और कंपनी का एओए, ठीक है। तो यही बात बोली है, इट शॉल बाइंड, जैसे ही एमओए और एओए रजिस्टर्ड हो जाते हैं मेंबर्स कंपनी को लायबल हो जाते हैं, मतलब कि वो फॉलो करेंगे जो भी ड्यूटीज उनकी कंपनी की तरफ है, वो ड्यूटीज वो कंपनी के लिए फॉलो करेंगे, और कंपनी मेंबर्स को लायबल हो जाती है, यानी कंपनी एमओ और एओए में जो भी ड्यूटीज उसकी मेंबर्स से रिलेटेड है उस पर हो जाती है, और एक मेंबर दूसरे मेंबर्स को बाइंड हो जाता है। तो एमओ और एओए जैसे ही रजिस्टर होते हैं, मेंबर्स कंपनी को, कंपनी मेंबर्स को और मेंबर्स को, सब एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान से देखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी और थर्ड पर्सन को लायबल नहीं कर रहा। कंपनी और थर्ड पर्सन के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, मेंबर्स और कंपनी के बीच में, और एक मेंबर और उसी कंपनी के दूसरे मेंबर्स के बीच में। लेकिन कंपनी और थर्ड पर्सन मतलब अदर देन मेंबर। यहां पर थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, अदर देन मेंबर। सर एक एग्जांपल दो, कुछ भी समझा नहीं, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, उसमें एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज होता है। यस सर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें कैपिटल लिखी होती है। हाँ सर, कैपिटल लिखी होती है। नीचे सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। हाँ सर, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में शेयर्स लिखे होते हैं कि हर सब्सक्राइबर कितने शेयर्स ले रहा है। हाँ सर, लिखे होते हैं सर कितने शेयर्स ले रहा है। अब उन शेयर्स को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा उन मेंबर्स को। अगर उन्होंने लिखा है कि वो इतने शेयर्स ले रहे हैं, क्या उन्हें लेना पड़ेगा या वो बाद में पीछे हट सकते हैं? आंसर इज नो, वो पीछे नहीं हट सकते, उन्हें वो शेयर्स लेने पड़ेंगे। वो शेयर्स पे कंपनी पैसा मांगेगी। मान लो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, पहले 5 रुपए मंगाया, क्या वो शेयर होल्डर मना कर सकता है 5 रुपए देने से? आंसर इज नो, बिकॉज वो बाइंडेड है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी जब चाहे तब कॉल कर सकती है। तो कंपनी ने अगर कॉल कर लिया तो शेयर होल्डर अब बाइंड है उसे कि उसे वो पे करना पड़ेगा। तो मेंबर इज बाइंडेड टू दी कंपनी, ठीक है। तो मेंबर्स जो है वो कंपनी को 5 रुपए देगा।
अगर वो पैसे देने से मना कर दे तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी उस पर लीगल केस ठोक सकती है। कंपनी उस पर क्या कर सकती है, लीगल केस कर सकती है, ऐसे पैसा रिकवर कर सकती है जैसे कि कंपनी ने उसे लोन दिया हो। और यही बात, कोई भी पैसा जो मेंबर ने कंपनी को देना है बिकॉज ऑफ एमओए या बिकॉज ऑफ एओए, तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो उधारी ड्यू है मेंबर की कंपनी के तरफ। मान लो अगर कंपनी ने, अगर किसी मेंबर्स ने कॉल्स नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर हो गए, तो कंपनी उन पैसों को मेंबर से रिकवर कर सकती है, फोर्सफुली लीगली रिकवर कर सकती है, जैसे कि वो कोई लोन रिकवर कर रखी हो। वो पहले मेंबर को नोटिस भेजेगी, अगर मेंबर नहीं होगा तो उसको कोर्ट में ले जाएगी, तो ये सब काम भी कर सकती है। सिंपली सर ये तो हो गया मेंबर्स टू कंपनी। सर कंपनी टू द मेंबर्स कब होगा? भाई कंपनी ने मेंबर्स को क्या बोला है कि डिविडेंड दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड अनाउंस कर दिया, 10 शेयर होल्डर में से 9 को दे दिया, 1 को नहीं दिया? द आंसर इज नो। 10th का भी उतना ही राइट है, क्योंकि कंपनी बाइंड है मेंबर्स की तरफ कि हमने अगर बोला था कि हम आपको देंगे डिविडेंड, तो फिर एक बार डिविडेंड अनाउंस हो गया तो फिर हमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत हो गया है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे। होमवर्क दे देता हूं मैं। ठीक है, ओके सर। होमवर्क हमने आज क्वेश्चन 4 और 5, क्वेश्चन 1 भी हो जाएगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 1 4 5, और कोई क्वेश्चन हो पाएगा, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25। ठीक है, तो ये होमवर्क बेटा आपका रहने वाला है। ओके सर, समझ गए? चलिए कल मिलेंगे। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कैसे चेंज किया जाता है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कैसे चेंज किया जाता है, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर और डिटेल्ड पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके टाटा बाय बाय।